Climatic change, its effects and control. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में कि क्लाइमेटिक चेंज की रीज़न्स क्या हैं और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले क्लाइमेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइमेट किसी जगह का, किसी ख़ास इलाके का लंबे अरसे के लिए मौसमी हालात जो हैं वो क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेटिक चेंजेस क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इसकी इंसानों का इंटरेक्शन है क्लाइमेट के उस जगह के अंदर, उस इलाके के अंदर। वो किस सूरत में होता है? वो फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वो अर्बनाइजेशन होती है। ये सारी चीज़ें मिल के हमें क्लाइमेटिक चेंजेस की तरफ ले जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब इंसान इन फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है तो हवा में कुछ ऐसी गैसेस रिलीज़ होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। वो हवा में जाके ट्रैप हो जाती हैं और उस ट्रैप करने की वजह से जो टेम्परेचर ज़मीन का है उसको बढ़ा देती हैं वो ये गैसेस। यानी कि वो ट्रैप है, हीट वहाँ पे ट्रैप हो गई है और वहाँ से वो निकल नहीं रही। इसका मतलब है कि हमारे पूरी अर्थ का, प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी सिलसिले में IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी रिलीज़ की जिसके मुताबिक 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में हमारे प्लैनेट ज़मीन का यानी टेम्परेचर जो कुदरती तौर पर मौजूद था उसमें 1.1 डिग्री का ओवरऑल इजाफा हो चुका है, यानी कि ये ज़्यादा हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो क्लाइमेटिक चेंज की बनती है वो होता है फॉसल फ्यूल्स। वो हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के हसूल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, गैस, ऑयल को हम कोल को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के हसूल के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और जब ट्रांसपोर्ट में से यही गैस हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के दोबारा फ़ज़ा में चली जाती हैं और इस तरह ये टेम्परेचर इंक्रीज़ का सबब बनती हैं। इन फॉसल फ्यूल्स की जगह हम दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना सिर्फ हमें इंसानों को बल्कि ओवरऑल हमारे पूरे प्लैनेट को इसका असर फ़ील करना पड़ रहा है। वो किस सूरत में कि हमें ज़्यादा सीवियर वेदर्स देखने को मिलते हैं। सीवियर वेदर से क्या मुराद है कि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं पे तूफ़ान आ रहे हैं, कहीं पे सैलाब आ रहे हैं, या कुछ इलाके जो हैं हमारी ज़मीन के वो कहत का या खुश्क साली का शिकार हो गए हैं। इस ज़मीन के गर्म टेम्परेचर की या बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स की पर जो आइस है, ग्लेशियर्स की जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। वो मेल्ट होकर ऑब्वियसली दरियाओं में होगी तो उससे सी लेवल जो है, समुद्रों की सतह, पानी की सतह इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उन समुद्रों से, दरियाओं से पानी ज़मीन के ऊपर सैलाब की सूरत में बहना शुरू हो जाएगा, यानी पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा। और वो इलाके जो साहिली पट्टी है या कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो इंसान या आबादी मौजूद है उसको इन ख़तरात का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। ना सिर्फ इंसानों को बल्कि वहाँ पर जो जानवर और पौधे मौजूद हैं उनको भी इन मौसमी हालात का सामना करना पड़ रहा है। उनका भी हैबिटेट ख़राब हो रहा है, जहाँ पे वो रहते हैं वो मस्कन उनका ख़राब हो रहा है। और कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाए होते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी माहौल में, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वो बैलेंस किस तरह डिस्टर्ब होता है कि कुछ जानवर या कुछ पौधे ऐसे हैं जो इन सीवियर कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह उस जगह का, उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तवाज़न बिगड़ जाता है। अब इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने के यकीनन तरीके हैं, उस पर अमल करके हम इन क्लाइमेटिक चेंजेस को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी मेन रीज़न जो है वो फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल है, तो उसको कम से कम कर दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि विंड और सोलर पावर्स को इस्तेमाल करें एनर्जी के हसूल के लिए। वो कुदरती तौर पर मौजूद हैं और वो इको फ्रेंडली हैं,
एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, टॉक्सिक गैसेस जो हैं उससे रिलीज़ नहीं होंगी और हमारी एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा इसका दूसरा अहम जो कंट्रोल है, दूसरा अहम तरीका जिससे हम इन क्लाइमेटिक चेंजेस पर काबू पा सकते हैं वो ये है कि प्लांट ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जो पहले से मौजूद दरख्त हैं उनकी लुक आफ्टर की जाए, उनकी केयर की जाए, ताकि न सिर्फ हमें उसका फ़ायदा हो बल्कि जो जानवर और दूसरी ज़िंदा हयात मौजूद है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, वो भी सर्वाइव कर सके। किस तरह प्लांट करने से ट्री हमें फ़ायदा होगा? हमें सबको पता है कि पौधों में खुराक बनाने का अमल होता है, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अगर पौधे या दरख्त या जंगलात कम हो जाएंगे, दुनिया से एरिया से कम हो जाएंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी जो कि हमारे सांस लेने में रिलीज़ हो रही है, और हमें साफ़ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी जो कि पौधे पैदा करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, शजरकारी करें और जो पहले से मौजूद दरख्त हैं उनकी हिफाजत करें, ताकि न सिर्फ हम इंसान बल्कि जानवर और दूसरी हयात भी महफूज रह सके, और इसी तरह हम अपनी ज़मीन को, अपने प्लैनेट को न सिर्फ अपने लिए महफूज रख सकें बल्कि आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।